अगले दिन गांव में हर तरफ बातें हो रही थी। मोहनलाल के गोदाम में आग लगने की ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्या तुमने सुना? मोहनलाल के गोदाम में आग लग गई। हाँ भाई, वो अपने आप को बहुत अक्लमंद और होशियार समझता है ना, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। काका, आपने सुना मोहनलाल के गोदाम में आग लग गई? बेचारा अब क्या करेगा पता नहीं। हाँ भाई, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है सुनकर। हम कर भी क्या सकते हैं। कोई दया दिखा रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मोहनलाल चुप था। उसके चेहरे पर दर्द भी था और संकल्प भी। मोहन, भगवान सब देख रहा है, तुम हिम्मत मत खोना। भगवान पता है। इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसकी खेती ही मेरे कब्जे में आ जाए। रात के समय राजू चुपके से बाहर आया हवाखोरी के लिए। उसने देखा 3 आदमी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये सेठ धनीराम के आदमी थे। उनमें से एक आदमी बोला, सेठ जी खुश है, मोहनलाल का सब कुछ जल गया। अब सेठ जी चाह रहे हैं कि अब उसकी जमीन सेठ जी के हाथ आएंगे। राजू तुरंत घर आया और बोला, बापू, मुझे सब पता चल गया। आग सेठ धनीराम के आदमियों ने लगाई थी। उसने जो कुछ देखा और सुना वो सब बताने लगा मोहनलाल को। बेटा, हम गुस्से में गलत कदम नहीं उठा सकते, पहले सबूत इकट्ठा करते हैं। राजू और मोहनलाल ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली रात दोनों सेठ के गोदाम के पास गए और चुप कर देखा। सेठ अपने आदमियों को पैसे दे रहा था और कह रहा था, तुम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मोहनलाल बहुत होशियार आदमी है। उसने खेती में दोबारा काम शुरू कर दिया है। तुम लोग आज रात उसकी खेती में जाओ और उसके खेत में दवाई डाल दो ताकि उसका सारा फसल बर्बाद हो जाए। मोहनलाल अब कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। मोहनलाल ने तुरंत गांव के चौकीदार को बुलाया और सारी बात कह सुनाई। और फिर मोहनलाल ने चौकीदार को आज रात खेती में आने के लिए कहा। आज आप रात मेरे साथ मेरे खेत में आना और हम लोग उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे और सरपंच के सामने सबूत रखेंगे। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, पर हम दोनों अकेले नहीं कर सकते, इसलिए मैं सरपंच के 2 आदमी को बुलाता हूँ और हम कल पंचायत में सबूत रखेंगे। रात को मोहनलाल, चौकीदार और सरपंच के 2 आदमी खेत में छुप जाते हैं। रात में धनीराम के आदमी खेत के पास आते हैं और वो दवाई डालने वाले ही होते हैं कि मोहनलाल, चौकीदार और सरपंच के आदमी वहां पहुंचकर उन लोगों को पकड़ लेते हैं और खूब उन लोगों की पिटाई करते हैं। अगले दिन गांव के पंचायत में सब जमा हुए। सेठ धनीराम भी घमंड से आया, पर जब मोहनलाल ने सबके सामने सबूत रखा तो सब हैरान रह गए। ये रहे सेठ धनीराम के आदमी। हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। सरपंच जी, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और ये चौकीदार इससे मिला हुआ है। सरपंच जी उसकी बात काट कर बोले, खामोश रहो। तुम ये बात कहोगे इसलिए चौकीदार ने मेरे बंदे को बुला भेजा था, और वो दोनों भी यही कह रहे हैं।
तुम्हारे आदमी अपनी गलती मान चुके हैं। सेठ धनीराम, तुमने गांव के ईमानदार किसान के साथ धोखा किया है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सेठ का सिर शर्म से झुक गया और वो पसीने में भीग गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी उन्हें मिलती है जो अपनी गलती सुधारते हैं, लेकिन तुमने गांव का विश्वास तोड़ा है। अब तुम्हें अपनी सारी दौलत उन किसानों में बांटनी होगी जिनकी फसल तुमने कम दाम में ली थी। पंचायत ने फैसला सुना दिया। सेठ धनीराम को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और सारी दौलत गांव वालों में बांटनी पड़ी। कुछ महीने बाद मोहनलाल की जमीन फिर हरी भरी हो गई। इस बार मोहनलाल ने राजू को खेती के नए तरीके सिखाए। देखा बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। बापू, अब गांव के सब किसान आपके जैसे बुद्धिमान बन गए हैं। भगवान ने हमसे सब लिया, लेकिन फिर सब कुछ 2 गुना वापस दे दिया। मोहनलाल आसमान की तरफ देखकर बोला, जब दिल साफ हो और इरादा मजबूत हो तो हर आंधी शांत हो जाती है। धोखा चाहे जितना तेज चले, सच्चाई हमेशा मंजिल तक पहुंचती है।